चेहरे को पूरा देश जानता है। नादिया बेग देश के सबसे बड़े इम्तिहान में 350 रैंक हासिल की है। मैं अपने दर्शकों के लिए ये दिलचस्प बातचीत लेकर आया हूँ। नादिया, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल जावेदन क्लिक। थैंक यू सो मच। नादिया, मेरा पहला सवाल ये है कि जब कोई सेलेक्ट हो जाता है इस तरह के एग्ज़ाम में तो बहुत सारे इंटरव्यू करने वाले लोग आते हैं, तो मेरा यही सवाल, क्या इस तरह के इंटरव्यू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? थोड़े बहुत होने चाहिए, बट मेरी एजुकेशन में उसमें जो गैप था वो घर पे फिल हुआ। उन्होंने ना सिर्फ जो बुक्स वाली नॉलेज है ना सिर्फ वो बताई, बाकी मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी लाइफ लेसन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं और जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेंगी और जो बहुत ही यूनिक हैं, जो मैंने कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी और टीचर से वो सब चीज़ें जो है मैंने नहीं सीखी जो मैंने उनसे सीखी है। आजकल जो है रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के सबसे अच्छे सोर्सेज से आप पढ़ाई कर सकते हो, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। बस आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हो और इंटरनेट हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे पता था मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड में शायद बाहर उतना रह नहीं पाती, क्योंकि बाहर अगर आप रहें तो 14,000-15,000 आपको रेंट देना पड़ेगा पर मंथ। तो RCA में रह के मैंने 2200-2300 पर मंथ में मैं रही, यही सोच के कि शायद मेरे लिए अफोर्डेबल रहे, और सही रहा अभी तक तो मैं यही। लेकिन RCA जामिया में है और आप जामिया पहले ही आ चुकी थी, तो जामिया आने की क्या कहानी रही? 12th में मैंने ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा था, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में तब जामिया में पहले से ही माहौल सिविल सर्विस के रिलेटेड बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं। ट्यूशन ख़त्म होकर मुझे RCA जाना है, तो वहीं से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी, तो फिर मैं यहीं आ गई डायरेक्ट। इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बट ये है कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट था। बट जिसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया जामिया से, उसी ने UPSC में इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट नहीं चुना। बस UPSC एंड नहीं है, बहुत सारी दुनिया में मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो एकेडमिक्स में या रिसर्च में, तो आप उस हिसाब से भी चीज़ें देख सकते हो। आप जामिया में पढ़ी हैं, तो जामिया में तरह तरह के कोर्स हैं, यहाँ पे जर्नलिज्म भी है, फिल्म मेकिंग भी है, तो कभी आकर्षण नहीं आया? तरह तरह कोर्सों में अक्सर होता है, मैं भी जामिया में पढ़ा, तो होता क्या है कि जब यहाँ पढ़ते होते हैं तो अलग अलग कोर्सों पे ध्यान जाता है, अरे वो कर ले, दोस्त भी सुझाते हैं। आपका भी क्या था? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक और इस वक्त मेरे साथ हैं, बताने की शायद ज़रूरत नहीं, इस चेहरे को पूरा देश जानता है। नादिया बेग मेरे साथ बैठी हैं, कश्मीर से हैं, UPSC यानी देश के सबसे बड़े इम्तिहान में 350 रैंक हासिल की है और इस वक्त वो जामिया के RCA में हैं, अपने घर से लौट के यहीं पे फिर से तैयारी कर रही हैं शायद, तो इनसे बात करते हैं। 2 महीने गुजर चुके हैं उस रिज़ल्ट को। चलिए शुरू करते हैं बातचीत। मैं अपने दर्शकों के लिए ये दिलचस्प बातचीत लेकर आया हूँ। नादिया, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल जावेदन क्लिक। थैंक यू सो मच। नादिया, मेरा पहला सवाल ये है कि जब कोई सेलेक्ट हो जाता है इस तरह के एग्ज़ाम में तो बहुत सारे इंटरव्यू करने वाले लोग आते हैं, तो मेरा यही सवाल, क्या इस तरह के इंटरव्यू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? थोड़े बहुत होने चाहिए, बट ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो इंटरव्यू देते देते। थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उन्हीं इंटरव्यू के बीच कोई इंटरव्यू ऐसा भी छुपा होता है जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कैसे पहचानते हो कि कौन सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत से सिर्फ होते हैं, बट किसी इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि जो पूछा जाना बहुत ज़रूरी होता है। जी जी, हाँ ऐसा तो है कि बहुत सारे इंटरव्यू जैसे वो मतलब वहीं पे आपको पता चल जाता है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, इंटरव्यूअर सामने किस तरह का है, तो मे बी उसका जो उसने जो क्वेश्चन फ्रेम किया होता है उस तरीके से जो आपको बहुत सही लगता है कि ये इसने सही किया ये पूछ के। मुझे तो बहुत बार ऐसा लगा और आई थिंक हाँ वैसा होना चाहिए। अच्छा, ये इंटरव्यू जो लिए जाते हैं मैम, वो सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं लोग मोटिवेट हों, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपसे मोटिवेट देश भर में हो रहे हैं, बट आपके घर में भी आपकी सिस्टर हैं। किसी इंटरव्यू में मैंने NDTV पे देखा है, आपके घर में भी सिस्टर हैं, वो आपसे कितनी मोटिवेट हैं और अब वो क्या करना चाहती हैं? वो लोग तो ऑलरेडी स्टडीज़ परस्यू कर रही हैं, अपना MBBS परस्यू कर रही हैं, तो मुझे लगता है इनफैक्ट मुझे लगता है कि इवन रिज़ल्ट से पहले भी जब तक मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया था तब तक भी मुझे लगता है वो मुझसे इंस्पायर होते थे और मैं उनके लिए, वो मेरे लिए प्राउड फील करते थे हमेशा। अब शायद ज़्यादा फील करते होंगे और वो भी कुछ अच्छा करना चाहेंगे आगे, इसकी मुझे उम्मीद है। क्या उनका भी MBBS के बाद, क्योंकि अक्सर डॉक्टर इंजीनियर लोग UPSC में आते हैं, क्या वो भी आएंगे? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं मतलब मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अभी जस्ट उनका 2nd ईयर शुरू होने वाला है, तो अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है बोलने के लिए कि वो क्या करेंगे आगे, और उनकी जो मर्ज़ी होगी, जो उनको अच्छा लगेगा, मुझे लगता है उनको वही करना चाहिए। नादिया, आपके पेरेंट्स टीचर हैं और कहते हैं अक्सर टीचर अगर अच्छे होते हैं तो उनके बच्चों में वो चीज़ें सामने आती हैं, उनकी मेहनत है, तो अपने पेरेंट्स जो हैं, आपके टीचर भी हैं वो, उनके बारे में आप अगर कुछ कहें, एक निचोड़ कहें लबो लबाब, तो क्या कहेंगे? उनका तो बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। आई मीन क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ एजुकेशन का उतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं रहती थी हमेशा। आई थिंक वो जो गैप थी
उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस नेशनल लेवल एग्ज़ाम में मैं पार्टिसिपेट कर सकूं, मैं compete कर सकूं। आई थिंक वो जो मेरी एजुकेशन में उसमें जो गैप था वो घर पे फिल हुआ, सो दैट जो कमी थी वो पूरी हो गई और मैंने इस एग्ज़ाम में compete किया। उन्होंने ना सिर्फ जो बुक्स वाली नॉलेज है ना सिर्फ वो बताई, बाकी मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी लाइफ लेसन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं और जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेंगी और जो बहुत ही यूनिक है, जो मैंने कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी और टीचर से वो सब चीज़ें जो है मैंने नहीं सीखी जो मैंने उनसे सीखी है। इकोनॉमिक लेवल अगर कमज़ोर है तो इसका सफलता में लोग समझते हैं कि अरे गरीबों के बच्चे ज़्यादा कमाल कर रहे हैं। कितनी सच्चाई लगती है आपको इसमें? अगर स्ट्रगल ज़्यादा किया है, गरीबी है अगर, तो क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या रहा? मैं पुअर इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, बट ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, मैं बीच में आती हूँ कहीं पे। बट ये है कि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपके सक्सेस पे ऐसा नहीं है कि मतलब आपको आपके लिए मुश्किल नहीं होती है। इकोनॉमिक वीकनेस जो है कहीं ना कहीं हैम्पर करती है आपके सक्सेस को, बट ये है कि आप जो हो उसको अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करते हो, क्योंकि आजकल जो है रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के सबसे अच्छे सोर्सेज से आप पढ़ाई कर सकते हो, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। बस आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हो और इंटरनेट हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, फेलोशिप्स है, बहुत कुछ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जो है पुअर बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों का उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। और जैसे मुझे पता था मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मैं शायद बाहर उतना रह नहीं पाती, क्योंकि बाहर अगर आप रहें तो 14,000-15,000 आपको रेंट देना पड़ेगा पर मंथ। तो RCA में रह के मैंने 2200-2300 पर मंथ पे मैं रही, यही सोच के कि शायद मेरे लिए अफोर्डेबल रहे, और सही रहा अभी तक, तो मैं यही हूँ। और आई थिंक यही सब चीज़ें देखनी चाहिए इंसान को। लेकिन RCA जामिया में है और आप जामिया पहले ही आ चुकी थी, तो जामिया आने की क्या कहानी रही? जामिया आने का तो मेरा भाई पहले से ही यहीं पे वो बैचलर्स कर रहा था पहले से। भाई का नाम? मेरे भाई का नाम फैज़ान है। तो वो पहले से परस्यू कर रहे थे बैचलर्स, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। एक्चुअली मेरा जो था 12th में मैंने ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा था, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में तब तक मतलब मुझे नहीं, अब ये नहीं करना है मुझे। तो उसके बाद मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो, जामिया में इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स है। तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था इकोनॉमिक्स उससे पहली बार, तो ऐसे भाई ने बोला, सजेस्ट किया, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं अप्लाई करती हूँ इसमें। उसके बाद मैं आई और ग्रेजुएशन के आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही थोड़ा मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना है। अब मैं देखती हूँ, अब मैं ये सिविल सर्विस के लिए जो है तैयारी करती हूँ। और पहले से ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, बाकी जो थोड़ा बहुत अच्छी किताबें पढ़ी, और फिर मुझे और पता चला जामिया में पहले से ही माहौल सिविल सर्विस के रिलेटेड बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, और एकेडमी का भी मुझे पता चला। तो फिर मैं थोड़ा बहुत रही कि हाँ यहाँ जाना है मुझे, ग्रेजुएशन ख़त्म हो के मुझे RCA जाना है, तो वहीं से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी। तो फिर मैं यहीं आ गई डायरेक्टली। 12th आपने PCM से किया था? हाँ जी। और जामिया जब आए तो आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है यहाँ से। अब मेरा सवाल अब जामिया के बारे में आपका रहेगा। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी नहीं थी, फिर आपने अच्छे से पढ़ी। इकोनॉमिक्स को लेकर एक सवाल है, अभी किसी से आपके साथी से बात हो रही थी, तो चूँकि आप तो इकोनॉमिक्स से ही हैं और आप UPSC भी क्रैक कर चुकी हैं, तो इकोनॉमिक्स को लेकर जो बात है क्या है इसमें सच्चाई? इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बट ये है कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट था। बट ये आपको रोकूंगा, ये भ्रम देखिए यहाँ टूटा है कि इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारी बातें की जाती है, इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, संभावनाएं हैं, बट जिसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया जामिया से, उसी ने UPSC में इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट नहीं चुना। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उस वजह से नहीं कि वो सब्जेक्ट कुछ भी संभव है, कोई रूल नहीं। हाँ, ऐसा ही, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट। अगर आप एक में अच्छा परफॉर्म करते हो तो मतलब चांसेस होते हैं कि आप दूसरे सब्जेक्ट, अगर आप मेहनत करते हो ना तो क्या सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल था ग्रेजुएशन में? नहीं, मेरा वो ग्रेजुएशन तो मैंने इकोनॉमिक्स, हाँ जो साइड वाला सब्जेक्ट रहता है वो सब्सिडरी सब्जेक्ट वो था। 2 साल पढ़ा वो, थोड़ा थिंकर्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उतना बस।
तो मैं ये कहूँगी इकनॉमिक्स के बारे में कि अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इकनॉमिक्स, प्योर इकनॉमिक्स या जो उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स वाली जो चीज़ें होती हैं, फाइनेंस वाली चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है अगर किसी को फर्दर स्टडी करनी होगी, रिसर्च में जाना होगा, या RBI फॉर एग्ज़ाम्पल RBI का एग्ज़ाम होता है उसमें जाना होगा, पॉलिसी मेकिंग में जाना होगा, नीति आयोग से आप जुड़ना चाहते हो, आई थिंक उसके लिए जो है इकनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इनफैक्ट UPSC में अगर आपको ऑप्शनल लेना, अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है, बट अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप उसको भी ले सकते हो अपना ऑप्शनल। मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे माइक्रो इकनॉमिक्स वाला पार्ट जो है वो मुझे उतना पसंद नहीं आता था, तो इसलिए मैंने जो है उसको नहीं चूज़ किया अपना ऑप्शनल। अदरवाइज़ इकनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ग्लोबली बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके PhD कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी जगह आप पहुंच सकते हो। इनफैक्ट इंडियन इकनॉमिक्स को लास्ट ईयर नोबेल प्राइज़ मिला है अभिजीत बैनर्जी को, जो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में उन्होंने रिसर्च किया है। तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए, बस UPSC एंड नहीं है, बहुत सारी दुनिया में मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो एकेडमिक्स में या रिसर्च में, तो आप उस हिसाब से भी चीज़ें देख सकते हो। आप जामिया में पढ़ी हैं, तो जामिया में तरह तरह के कोर्स हैं, यहाँ पे जर्नलिज्म भी है, फिल्म मेकिंग भी है, तो कभी आकर्षण नहीं आया? तरह तरह कोर्सों में अक्सर होता है, मैं भी जामिया में पढ़ा, तो होता क्या है कि जब यहाँ पढ़ते होते हैं तो अलग अलग कोर्सों पे ध्यान जाता है, अरे वो कर ले, दोस्त भी सुझाते हैं। आपका भी गया था क्या? मेरा तो ये था कि जब मैं मतलब मेरा बहुत ही क्लियर, बचपन से UPSC की घुट्टी पिलाई गई थी कि UPSC करना? मुझे बचपन से UPSC का उतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं था, बट पता था मुझे कि ऐसा है। पर पहले ये लगता था कि बहुत ज़्यादा टफ है, पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर। बचपन में तो कुछ पता नहीं है आपको सिलेबस का क्या है क्या नहीं है, या आप इवन 12th तक आपको कुछ आइडिया नहीं है। फिर जब कॉलेज में आई तो लगा कि हाँ शायद कर सकती हूँ, फिर प्रिपेयर किया मैंने इसके लिए। बट इसका ये कहूँगी कि जो बाकी कोर्सेज़ रहते थे जामिया में, कुछ कोर्सेज़ तो बहुत सही लगते थे, जैसे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस यहाँ का है, लगता था कि हाँ इसमें ये भी काफ़ी सही है। और फिर कभी देखते थे मास मीडिया यहाँ का बहुत सही है, टर्किश लैंग्वेज का है ये कोर्स। लगता था कि इंसान तो मन करता है कि सब कुछ ही कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कैलीग्राफी का ये कराते थे बीच में सर्टिफिकेट कोर्स, तो क्योंकि यहाँ कोर्सों का बाजार है पूरा, बहुत कुछ है जामिया में। लेकिन ये था कि मेरा बहुत ही क्लियर गोल था कि मुझे निकलना है, ग्रेजुएशन ख़त्म करना है, तो मुझे बस UPSC के लिए पढ़ना है। और उस वजह घर निकलने की जल्दी नहीं थी क्या? कई बार हॉस्टल में रहते रहते घर की बहुत फिर याद आने लगी? नहीं, मैं नहीं जाती थी, मैं तो बहुत ही अवॉइड करती थी घर जाना। मतलब मेरा ये था कि साल में बस एक बार, मतलब मिनिमम नुकसान हो जाए पढ़ाई को, तो वैसे मैं करती थी। क्योंकि घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता था, तो मतलब जो छुट्टियाँ होती थी बस उसमें मैं घर जाती थी, बीच में मैं नहीं जाती थी। बट ये था कि जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मैंने और किसी भी कोर्स का मैंने एंट्रेंस नहीं दिया, मैंने एक भी जगह कोई भी जामिया के फॉर्म मैंने नहीं भरे थे। बस ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने बस RCA का फॉर्म भरा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे यही करना है, तो मुझे कोई मतलब। चिड़िया की आंख पे निशाना था। सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने आपको। मेरा सवाल ये है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन था, तो क्लास के में आप काफ़ी होनहार हो चली थी, आपका पहले ही हो डंका बजने लगा था। क्या पता था ये लड़की अब UPSC की तरफ प्लान बना रही है, या आप सबकी तरह सामान्य है, या फिर पहले नंबर दूसरा नंबर क्लास में? ये था कि एक चीज़ मानते थे क्या क्लास में आपका कि ये है कुछ यूनिक है, करेगी? एक चीज़ ये है कि जब 12th के बाद जब कॉलेज में आए थे, तो एक चीज़ मुझे तब तक समझ आ गई थी कि जो मार्क्स वाला सिस्टम है, ये टॉप करने का, क्लास टॉप करने का या हाईएस्ट, मुझे लगा था यार ये कहीं ना कहीं उतना सही चीज़ नहीं है। शायद आप एम करो कि आपको गोल्ड मेडल लेना है, आपको 9 पॉइंट लाना है। तो मैं बहुत ही मतलब मेरा काफ़ी बैलेंस रहा। मैंने एक तो एकेडमिक्स, उसमें भी जो मेरी सिलेबस की किताबें थी उनको भी पढ़ा, साथ में मेरा जो जनरल अवेयरनेस है उसको भी मैंने धीरे धीरे डेवलप किया। मतलब आप टॉपर नहीं रही क्या क्लास के? मैं टॉपर नहीं थी, बट यही 2nd 3rd ऐसे मैं रहती थी, बट टॉपर नहीं रहती थी, क्योंकि उसके लिए शायद मुझे जो बाकी मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती थी शायद उस पर कंप्रोमाइज़ हो जाता। लेकिन मुझे इसका अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मुझे जो करना था मैं वो पूरा बैलेंस से मैंने किया जो भी करना था। जब कोई पेड़ बड़ा होता है, उसके फल टूट के गिरते हैं तो बीज बन जाते हैं, आसपास दूसरे पौधे भी उगने लगते हैं, ऐसा होता है। तो अब नादिया बड़ी हो गई है,
फेमस भी हो गई है, सेलेक्ट भी हो गई है, सफल भी हो गई है। तो उसके आसपास की जो लड़कियां हैं जो उसे जानती हैं, उसकी जान पहचान में हैं, उनमें कितनी मोटिवेट हैं और जिनसे आपको लग रहा है कि अभी नेक्स्ट वाली ना वो वाली कामयाब हो सकती है, जिसके आपको पहले से भी लग रहा है कि हाँ वो मुझसे भी आगे जा सकती है। अक्सर खिलाड़ी भी ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि यार एक लड़का आ रहा है, मैंने देख लिया है उसको, वो हमसे भी आगे जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है अभी यहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको मुझे लगता है जो मुझसे बहुत इंस्पायर हुए हैं और पहले भी मेहनत करते थे, अब शायद थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं मुझे देख के, और ये चीज़ अच्छी भी है। बट ये भी है कि बस ये एंड नहीं है कामयाबी का, ये नहीं है कि आप मुझे देखोगे कि बस इसने ये किया, इतना किया, यूपीएससी क्रैक किया तो यहीं तक मुझे पहुंचना है। मैं कहती हूँ कि सक्सेस का जो है कोई वो एंड पॉइंट नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। इनफैक्ट अपने लिए भी मैं ये सोचती हूँ कि ना सिर्फ यूपीएससी, मैं इससे भी अच्छा कुछ करूँ, इससे भी बड़ा करूँ, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं उन सबको मैं पूरा करूँ। जो सारी अच्छी एक्सपीरियंसेस हैं वो सब मैं लाइफ में गेन करूँ। अगर कोई आरसीए आना चाहे, दूर बैठी लड़की, गांव में कहीं दूर बैठी, उसके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? आरसीए के लिए तो आपको क्योंकि ये बस यूपीएससी के लिए आपको प्रिपेयर कराता है, तो आरसीए का जो एंट्रेंस होता है उसमें आपको 2 तरह के पेपर्स होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है और 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें आई थिंक 60 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। वो पूरा जो है यूपीएससी पैटर्न का ही होता है, जनरल स्टडीज़, स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर्स। आई थिंक उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, जैसे आप यूपीएससी के सिलेबस के लिए पढ़ते हैं वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना है और अपने राइटिंग प्रैक्टिस जो है, राइटिंग स्किल्स थोड़े बढ़ाने हैं क्योंकि आपको ऐसे के लिए कम्पीट करना है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मुझे लगता है जो ऐसे वाला पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो पहला वाला पोर्शन है जनरल स्टडीज़ वाला, उसमें सारे बच्चे जो है ऑलमोस्ट सेम तरह का परफॉर्मेंस रहता है। बट ऐसे जो है वो आपको जो है चांसेस आपके बढ़ाता है यहाँ के सिलेक्शन के लिए। फिर इंटरव्यू में जो है सारे बच्चे भी मतलब उतना डिफरेंस नहीं रहता है परफॉर्मेंस में। आई थिंक उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। नादिया जब पढ़ाई से थोड़ा सा थकती है तो मनोरंजन कैसे करती है? मैं ज़्यादातर तो यूट्यूब ही देखती हूँ यूट्यूब वगैरह देखती हूँ, और कभी कभी बैडमिंटन खेल लेते हैं, और कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। खेलते हुए को देख लेते हैं, अभी भी आप देख रहे थे? हाँ, खेलते हुए देखते हैं दूसरे लोगों को। बस यही है, बातें करते हैं। तो गज़ल वगैरह सुनती हैं? मतलब गज़ल तो सुनती हूँ, डिपेंड करता है, मतलब मूड पे डिपेंड करता है किस टाइम पे आप कैसा म्यूज़िक। कोई मनपसंद गीत या गज़ल जिसे आप गुनगुनाते भी? वही मूड पे डिपेंड करता है, कभी आपको कुछ जो है दिमाग में आ जाता है, आप वही सुनते रहते हो हमेशा। मैं तो यूजुअली नॉर्मली मैं जो हूँ कोक स्टूडियो का म्यूज़िक सुनती हूँ। जो कोक स्टूडियो रहता है उनका म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। उसमें जो सूफ़ी म्यूज़िक आबिदा परवीन वगैरह उन लोगों का है, तो उन लोगों का म्यूज़िक मैं बहुत सुनती हूँ। आबिदा परवीन का एक गज़ल की कुछ लाइन है मुझे याद आ रही है कि मैं नाराए मस्ताना, पीकर भी कहाँ जाना। हर तरफ कोई कहते हैं कि मतलब पीकर भी कहाँ जाना, और ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा सा वो बताती हैं। सुना है आपने? नहीं, ये वाला नहीं सुना है इन्होंने। मैं तश्ना कहाँ जाऊँ, प्यासे कहाँ जाएं, और पी कर भी कहाँ जाना। मतलब कोई चीज़ मिल जाए तो मिल के बाद भी फिर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, फिर वही स्थिति आ जाती है सामान्य की। खैर, आपका मॉक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, तो मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू, लोग गांव की जो एक पब्लिक होती है ना, पढ़े लिखे भी, उन्हें लगता है यही इंटरव्यू हुआ होगा। वो पढ़ नीचे नहीं लिखते कि ये मॉक इंटरव्यू है। वही भारत में ऐसे होता है ना, अखबारों में बड़ा सा ऐड आता है कि यूपी सरकार ने किया ये, और नीचे बहुत छोटे फॉन्ट में लिखते हैं विज्ञापन है, तो पब्लिक सोचती है रियल में हुआ है। तो मॉक इंटरव्यू के साथ भी वही हो रहा है। तो आपका रियल इंटरव्यू से कितना मैच खाया था मॉक इंटरव्यू के सवाल? वो वाला जो मॉक इंटरव्यू था जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई थिंक मेरा जो है वो आखिरी मॉक नहीं था, और आई थिंक मेरा तीसरा, थर्ड या फोर्थ मॉक रहा होगा। उसके बाद मैंने और आई थिंक 2-3 मॉक दिए हैं, और वो मेरा बेस्ट मॉक नहीं था। ये भी कि आई थिंक उस मॉक की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, क्वेश्चंस की क्वालिटी। बट ये है कि वो इंसान मॉक देता है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप 5 लोगों के सामने आप बैठते हो। आई थिंक वो चीज़ रहती है एक्सपीरियंस लेने के लिए। बट रियल इंटरव्यू जो रहता है, मुझे लगता है वो बहुत हद तक डिफरेंट रहता है। वो काफ़ी रिलैक्स्ड रहता है, काफ़ी अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
उतना stress रियल नहीं इंटरव्यू का कोई ऐसा सवाल जो आपको याद रहेगा, भूल ना पाएंगे? सोचना पड़ेगा इस पे तो। अच्छा, रियल इंटरव्यू वाले दिन आप जब बाहर बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे, कोई सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या हुआ उस दिन? उस दिन वहाँ पे होता है ऐसे कि जिन लोगों का उस दिन इंटरव्यू होता है ना, वो सारे एक ही रूम में बैठे रहते हैं। मेरा इंटरव्यू जो है सेकंड हाफ में था और उस बोर्ड में सेकंड लास्ट था, तो बहुत वेट करना पड़ा, तब तक बहुत थक गए थे। तो वैसे था, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, ऐसे सभी बैठे थे, बहुत वो जो लोग बैठे थे उनमें से भी कोई सेलेक्ट हुआ? हाँ, इनफैक्ट उस दिन बहुत लोग ऐसे मिले जो सिलेक्ट हुए। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट का जो एक लड़का, उसको 412 रैंक मिला था। तो आई थिंक क्या नाम था उनका? उनका नाम आफ्ताब है। उसका उसी दिन इंटरव्यू था उनका और उनका भी सिलेक्शन हुआ। इनफैक्ट एक और लड़का है जिसको सेम ही वही सर्विस मिली है जो मुझे मिली है, वो भी उस दिन मेरी उससे बात, क्या मिली है आपको? इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस मिली है और वो भी उसी उस दिन तो आप ले रहे हैं उसको या अभी आगे की तैयारी है? अभी रैंक इम्प्रूवमेंट की मैं तैयारी कर रही हूँ और उम्मीद है कि रैंक इम्प्रूव हो जाए। आपको बता दें, नादिया के मीनिंग भी होप ही होता है और नादिया को बहुत उम्मीद है, इसलिए वो अभी लगातार कोशिशें कर रही हैं कि अभी और आगे बढ़ें। नादिया, जो सिलेक्शन के बाद बहुत सारी खुशी होती है, पहले तो होती है, मज़ा भी आता है, मगर उसको फिर डिज़ोल्व करने में कभी कभी दिक्कत भी आती है। अभी 2 महीने गुजर चुके हैं, अब कैसा लग रहा है? मैं तो यही कहूँगी कि इवन जब रिज़ल्ट आया था तो मैं आई थिंक मैं इस तरह की, मतलब जो मेरी पर्सनालिटी है, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा वो, मतलब बहुत ही बैलेंस्ड था ये। मेरा ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं सेलिब्रेट नहीं किया, घर वाले उन सब ने किया तो ठीक था मेरे लिए। हम लोग के लिए जैसे यूपीएससी में हम प्रिपेयर करते हैं तो आई थिंक हमारे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं फिर। इनफैक्ट यहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पास्ट में जो जिनको अच्छा रैंक आया है, तो हम लोग उन्हीं को देख देख के यहाँ पढ़ते हैं। हमारे लिए ये काफ़ी नॉर्मल सी सिचुएशन हो जाती है। जब आप आगे का देखते हैं ना, जहाँ पे रहते हैं आरसी में या कहीं भी, ऊपर का देख के अपना आपको नॉर्मल, वैसे ही अच्छी चीज़ है, नॉर्मल बने रहना अच्छी चीज़। हाँ, वैसे ही था, ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा, ठीक था। और यस, एक सवाल है, कई लोग पहली बार में ही टेस्ट निकाल लेते हैं और कई लोग फिर पहली बार में प्री निकाल लेते हैं, बट आगे उनसे नहीं निकल पाता है। लेकिन कई लोग पहली बार में प्री भी नहीं निकाल पाते और दूसरी बार में सारे टेस्ट निकाल देते हैं। उसका एग्जांपल आप ही हैं। पहली बार में आपसे प्री भी नहीं निकला और दूसरी बार में सारे पास। ये क्या है यूपीएससी का? ये कौन सा हुआ है? ये समझ नहीं आता कि किसी को लगातार प्री निकालता चला जाता है हर बार, पर हर बार मेंस नहीं निकलता। किसी से पहली बार में प्री नहीं निकलता मगर फिर सारे निकल जाते हैं। ये क्या चक्कर है? ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी किस हिसाब से आपने की है। अब कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोकस करते हैं प्रीलिम्स पे, जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज पे वो फोकस करते हैं, फैक्चुअल नॉलेज पे, तो उनका प्री जो है हर बार निकल सकता है। मे बी वो अपनी मेंस की तैयारी को इग्नोर कर रहे हैं या उनका ऑप्शनल में जो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी जो है उनको अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। बहुत केस में ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट की गलती है कि वो मेंस पे फोकस नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ऑप्शनल की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं और वो उस एस्पिरेंट को खुद पता है कि किस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे कमी है उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। नादी, एक चीज़ देखी गई है कि हर असाधारण व्यक्ति का दोस्त कोई साधारण सा ज़रूर होता है, कोई ना कोई। तो क्या आपकी भी कोई फ्रेंड ऐसी है, कोई जो सामान्य है, बहुत ज़्यादा पढ़ी, मतलब बहुत सफल नहीं है, बट आपकी दोस्त है? होता है किसी की लाइफ में? अभी इतने भी सक्सेसफुल नहीं मानती मैं अपने आप को कि जस्ट बिकॉज मैंने जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया है। बट ये है कि मेरे दोस्त कोई ऐसी हो कि हाँ चल तू ठीक है बन गई, लेकिन वो बड़ी एकदम अलग से इन चीज़ों में उसका कोई नहीं, वो सिंपल पढ़ी, 12th किया या ग्रेजुएशन किया, बट नहीं है, बट वो हाँ ऐसा कोई सामान्य सी फ्रेंड? बहुत सारे दोस्त करीब होते हैं दिल के। हाँ, मेरे तो बहुत दोस्त ऐसे हैं जो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बाकी जो स्ट्रीम्स में, आई थिंक मेरे ऐसे हैं। जिसको घर जाती है आप कॉल करो, आजा घर आ गई हूँ मैं, वो वाली दोस्त? आई थिंक मेरा जो है ना उस तरह का अभी वैसा रहा नहीं, क्योंकि मैं घर से दूर रही, तो मेरे जो और मेरे ज़्यादा दोस्त थे भी नहीं लाइफ में। आई थिंक मेरे बहुत कम दोस्त हैं, यहाँ भी बहुत कम है।
तो आई थिंक उस तरह का अभी वैसा कोई बचपन का फ्रेंड नहीं रहा है कि जिसको आप भुला सकते हो, बट हाँ बहुत दोस्त बने, बहुत डिफरेंट स्टेज पे दोस्त बने जो अच्छे दोस्त हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने यूपीएससी पास किया है, बट हाँ मेरे दोस्त हैं। नादिया कौन सी सर्विस में जाना चाहती हैं? सर्विस तो मुझे इंडियन जो मिली आगे के लिए हाँ आईएएस ही जाना चाहूँगी, और उसके बाद अगर वो ना मिले तो इंडियन फॉरेन सर्विस, अगर वो भी ना मिले तो पुलिस सर्विस वगैरह जो रेवेन्यू। आपने आईएफएस के किसी इंटरव्यू में, एनडीटीवी के इंटरव्यू में कहा है कि मुझे आईएफएस जाना है, क्या उसके पीछे कोई ख़ास वजह है कि आईएफएस को, क्या अपनी रुचियों का क्या वजह है उसकी? वही अपना पर्सनल प्रेफरेंसेस, मतलब मुझे जो पसंद है, जिस हिसाब जिस तरह की मुझे लगता है मुझे पर्सनालिटी मेरी है, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, एक जगह स्टैटिक ना रहना, और आई थिंक वही वाली वजह है। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बहुत लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते काम करने के लिए, जो बस जिनको यहीं रहना है। मुझे लगता है मेरे साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। आई थिंक आपको जानकर खुशी होगी, कई लोगों ने मुझसे, ऐसे लोग मिले मुझे जो कहते थे कि हम चाहते थे हमारे लड़का होना चाहिए पहले, बट आप जैसी लड़कियों को देख देख के, अब और भी कई लड़के, इल्मा अफरोज़ हैं, आप हैं, इनको देख देख के ना लोग अब कहने लगे हमें लड़की हो जाए और हमें बच्ची को ऐसे बनाना है। एक किसान है मेरे गांव के बराबर में, लड़की का नाम है मिसबा, वो कह रहा है कि मुझे शादी 5 साल नहीं करनी इसकी, और जो मुझे दहेज में देना था आप सब पढ़ाई में लगा दूँगा। तो आप जो इंटरव्यू की शुरू में बात की थी मैंने कि ऐसे इंटरव्यू होने चाहिए, तो पता है आपके इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल हो जाता है किसी किसी के लिए। तो क्या कहेंगे मिसबा के पापा से? अगर ऐसी बात है तो मैं कहूँगी कि इससे बड़ा सक्सेस नहीं हो सकता। यूपीएससी तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई माँ बाप मेरा इंटरव्यू देख के या मेरे इंटरव्यू से कोई ऐसी बात से वो इंस्पायर होके या अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, उन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता उससे बड़ी चीज़ हो सकती है कोई। मुझे लगता है मेरी लाइफ का जो पर्पज़ है, आई थिंक वो वहीं जो है कहीं ना कहीं वो फुलफ़िल हो रहा है, और मैं आगे जो है लाइफ में और इस तरह के लोगों को इंस्पायर करना चाहूँगी, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बहुत खुश हो जाऊँगी कि अगर वो अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करें, उनकी एजुकेशन पे, और उनकी बेटी कुछ अच्छा कर जाए आगे। नादिया मैं बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी किसी का कमेंट आया, कोई लड़की है कहीं दूर गांव की, उसने कहा सर आरसीए जाके मुझे आरसीए की डिटेल दो, और मैं आरसीए अकेला सिर्फ आरसीए के लिए नहीं आ सकता था क्योंकि मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं टीचिंग करता हूं। बट उसका वो कमेंट, और आज चूँकि 6 का एग्ज़ाम था जामिया में, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो उसको आया, सब लोगों ने अपने गाड़ी की है तो मैं साथ आया था बच्चों को लेके, और मैंने लगे हाथों आपका इंटरव्यू कर लिया। उस लड़की का नाम है शमा, जो हमारी रेगुलर दर्शक है। तो शमा एक दूर दराज गांव है धोलाना का, ककराना कोई, वहाँ बैठ के आईएएस के सपने देख रही है। क्या कहेंगे, क्योंकि आपके शब्द उसके लिए किसी बुक से कम नहीं हो? हाँ, मैं ये कहूँगी कि जैसे अभी शमा है वैसे मैं भी शायद एक टाइम पे मैं भी वैसी थी, और जैसे मैंने सपना देखा, मैंने मेहनत की और वो सब कुछ किया जो मुझे यूपीएससी के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मुझे करना था, वो सब किया। सारे सैक्रिफाइसेस जो करने होते थे, फैमिली लाइफ का, आपको घर से दूर रहना, बहुत सारी चीज़ें, मेहनत आपको करनी पड़ती है, स्पेशली जो है आपको बहुत सारी चीज़ों का अवॉइड करना होता है, आपको हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक वो अगर वो ये सब करेगी, अगर वो पता है उसका भाई है कोई, और उसके भाई का मैसेज भी आया कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बहन बने। और आपने बताया कि आपका भाई है कोई, जामिया में पहले से था, तो एक भाई के लिए भी कोई, मैं चाहूँगा 2 लाइन ज़रूर आप कहें। मैं ये कहूँगी कि किसी भी लड़की को और ये खाली शमा के लिए नहीं, और ना उसके भाई के लिए, देश की हर लड़की के लिए एक मैसेज है। शमा को तो खाली मैं एक एग्जाम्पल बना दिया है मैंने, ताकि एक मैसेज जाए, और वो रियल है, बट ये सबके लिए मैसेज। मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका भाई आपका सपोर्ट करता है, किसी भी लड़की को, अगर उसके पेरेंट्स और अगर उसका भाई उसको सपोर्ट करता है, उसकी सिस्टर्स उसको सपोर्ट करती है, फिर चाहे दुनिया जो है जो बोले, आपको आपके बारे में बातें बनाए, आपको क्रिटिसाइज़ करे। कुछ लड़कियों के केस में होता है, उनके माँ बाप उनको बाहर पढ़ने भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो उनके रिश्तेदार बीच में आ जाएंगे, बोलेंगे यार ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, इनको आप इनकी शादी कर दो। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, उससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं है। आप बहुत लकी हो,
और उसको अपॉर्चुनिटी मान के जो है अपने सपने को पूरा करें या मेहनत करें, उस चीज़ को वेस्ट ना करें। जो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ने आप पे जो ट्रस्ट आप पे कर रहे हैं वो उसका उनको जो है बदला दें। अपने लिए अच्छा करें और उनके लिए भी अच्छा करें, सो दैट आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। शादी से याद आया, वैसे आप इसको अभी पूरी सफलता नहीं मान रहे मगर सफल आप हो चुके हैं, शादी का कोई प्लान? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है लाइफ का। ये तो मतलब आई डोंट नो कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा? इस मामले में सोचा ही नहीं और पता नहीं, कोई प्लान नहीं है आगे इसका सोचने का फ़िलहाल। तो रिश्ते आ रहे होंगे ना अभी इस वक्त काफ़ी? ये है कि मैंने पहले भी बोला है कि जैसे हमारी फैमिलीज़ में कश्मीर में जनरली जो एवरेज एज एट मैरिज है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जल्दी शादी नहीं होती और इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं होता है, सोशल प्रेशर नहीं, फैमिलियल प्रेशर नहीं होता है। काफ़ी आराम से लड़कियों की शादी होती है। पहले वो अपने सपने पूरे करती हैं, पढ़ाई करती है, उसके बाद उनको अगर सही लगे, उनको कोई पसंद आ जाए तो वो कर लेंगी शादी। और वही है, इंसान पहले अपने सपनों को पूरा करे, उसके बाद जो है शादी भी उसका भी अपना टाइम आता है, वो भी एक अलग फेज़ है। जब आपको सही लगेगा आप करोगे। आखिरी सवाल नादिया, आरसीए में मैंने देखा आके कोई टशन नहीं है बच्चों में, लगता नहीं कि हम यहाँ आईपीएस आईएएस इन बच्चों से बात कर रहे हैं, ऐसे लगा कहीं आके किसी सिंपल से स्कूल में बच्चों से मिल रहे हैं, बाहर आईपीएस आकिब मिले, उनसे भी मतलब हमें यकीन भी नहीं आ रहा था शुरू में कि यही आकिब हैं, हमें लगा कि कोई दूसरा आकिब आ गया होगा जो अभी तैयारी कर रहा होगा। और नादिया से बात करके भी ऐसे लगा। तो जब ऐसे लोग प्रशासन में जाएंगे, आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है क्या? आपको बिल्कुल सामान्य रहना है? ऐसा आ रहा है कि पुराने ज़माने में कोई राजा जैसे होते थे ना कि रात को निकल गए अपनी जनता को देखने, तो क्या कोई ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की यहाँ पे आरसीए में? क्या आपको एकदम सामान्य रहना है, कोई टशन नहीं दिखानी है क्या? ये आपको नेचुरली है, क्या चक्कर है? हाँ, इसके लिए आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब से मैं आई हूँ बहुत लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया था, तो मैं हमेशा देखती थी कि यहाँ पे जब मेस में सुबह लाइन लगती थी, जैसे मेस में सब खड़े होते थे, ऑमलेट बना रहे सामने भैया, तो आप ऑमलेट के लिए, तो एक चीज़ होती थी कि कभी भी यहाँ अलग लाइन नहीं लगती थी लड़का लड़कियों के बीच में, लड़के लड़कियाँ सेम लाइन में खड़े होते थे। और ये भी होती थी कि इवन दो कितना भी अब बड़ा ऑफिसर हो, आईपीएस बंदे रहते थे, इधर लड़कियाँ रहती थी, तो सब सेम ही लाइन में, कोई किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था कभी। आई थिंक ये वहीं से इनग्रेन हुआ है और मतलब काफ़ी यहाँ पे वो इक्वालिटी वाला वो सिस्टम रहता है, कोई यहाँ बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, सबका यहाँ अच्छा लेवल है, सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई सक्सेसफुल कभी हो रहा है, कोई किसी का फेलियर हो रहा है या अगले साल वो सक्सेसफुल हो रहा है। आई थिंक ये वाली चीज़ है। और आई थिंक ये आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी कैसे वैल्यूज़ है, उन सब पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा रहे। वो सक्सेस के बाद आप जो है एकदम से चेंज हो रहे हो। कुछ लोग जो हैं कुछ बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और या फिर अपने आप को बहुत दूसरे लोगों से बेहतर समझने लग जाते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। हर इंसान अपने आप में बेहतर है एक तरीके से, कोई दूसरे तरीके से अच्छा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे जनरली आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, असगर हैं, अभी यहीं पे आके नाम पता चले, राहुल हैं, इनके भी बच्चे होंगे, तो कितना मोटिवेट होते हैं आप लोगों से और आप लोगों का कितना इंटरेक्शन रहता है इनसे? क्योंकि इनके बच्चे भी दूर दराज कहीं अपने गाँवों में हैं, तो इस तरफ ध्यान जाता है क्या कि इनके बच्चे भी मोटिवेट हो जाएं कोई यहाँ रह के? क्योंकि दूर बैठा कोई आरसीए के बारे में सोच के मोटिवेट होता रहता है, बट जो यहाँ रात दिन रह रहा है उनको कितना फ़ायदा पहुँचता है इसका, जो एम्प्लॉई हैं यहाँ के कर्मचारी? यहाँ पे एज सच एम्प्लॉयज़ यहाँ बहुत कम है। आरसीए में एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है और कुछ ही बहुत ही कम रहते हैं। आई थिंक इंटरेक्शन हमारा थोड़ा बहुत रहता है। इनफैक्ट यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड एक है राहुल, वो खुद भी वो बहुत ही छोटा है। वो मुझे याद है वो लास्ट ईयर खुद भी यहाँ ऊपर बैठ के वो पढ़ता रहता था, पता नहीं वो किसी शायद एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तब। आई थिंक वो भी इंस्पायर तो होते ही होंगे, वो अपनी फैमिली में जाके वो बोलते ही होंगे ये सब स्टोरीज़, और होना भी चाहिए उनको। अगर वो यहाँ रह के इंस्पायर ना हो या ये यहाँ से जो भी अच्छी मैसेज लेके जाएं अगर वो लोग, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब आखिरी सवाल, हमारा जो इंटरव्यू हुआ ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मेरा सवाल शुरू में यही हुआ था क्योंकि मुझे लगा कि मैं कई लोगों से बात की, ऐसा लगता है कि थक जाते हैं, अक्सर होता है, बहुत लोग इंटरव्यू करने आते हैं। तो अब बताइए, ये इंटरव्यू दे के आपको ऑनेस्टली ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए?
पहले तो जब आप आए तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इंटरव्यू देने का, क्योंकि मैंने पहले तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं अभी सोशल मीडिया ये सब जो पब्लिक आए इसको बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। बट ये है कि अब आपका इंटरव्यू हो गया और मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ आप आ गए, आपने इंटरव्यू मेरा लिया, क्योंकि जिस तरह की ऑडियंस के लिए आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं और इस इंटरव्यू से जितने सारे लोग इंस्पायर होंगे या इससे जो भी वो मैसेज लेंगे वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा बहुत हेजिटेशन था बट वो छोटी चीज़ है। आई थिंक सही था, अच्छा था। ये थी नादिया बेग। एक बात यहाँ लास्ट में बड़ी काम की मिली। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि यार उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मगर आप जाइए, उस काम को करिए, क्योंकि बाद में आप यही कहेंगे अच्छा हुआ कि हमने ये किया, और उसका फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर मत बैठिए, स्ट्रगल करिए और देखते रहिए जावेदीन क्लिक, ताकि आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया जी, आपने